हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास में आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं। हम देखते हैं कि कई प्रकार की रासायनिक घटनाएं प्रतिदिन घटित होती रहती है। इनमें पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। तो ऐसे परिवर्तनों को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन है जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण और अवस्था में परिवर्तन होता है। यानी पदार्थ के भौतिक गुण और अवस्था में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक संगठन वो का वो ही रहता है जैसा पहले था। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण और अवस्था में परिवर्तन हो लेकिन उनके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। और ऐसे परिवर्तन में अगर परिवर्तन का कारण हटा लिया जाए तो पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल से हम इसे समझ सकते हैं। H2O जल है, अगर इसे गर्म किया जाए तो ये वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और अगर ठंडा किया जाए तो ये बर्फ में बदल जाता है। तो ये भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार लोहे का चुंबक में बदलना ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। NH4Cl यानी नौसादर का ऊर्ध्वपातन ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। चीनी को पानी में घोलना ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इनमें परिवर्तन का कारण हटा लिया जाए तो फिर से पहले वाला पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। तो ये भौतिक परिवर्तन जो है वो उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं, यानी अभिकारक से उत्पाद बनता है और उत्पाद से फिर से अभिकारक प्राप्त किया जा सकता है। अब अभिकारक उत्पाद क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो भौतिक परिवर्तन के क्या गुण हैं, देखिए ऐसे परिवर्तन में अवस्था, रंग, गंध इनमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन का कारण हटाने पर पहले वाला पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं और इनमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या है। ये ऐसे परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में और संगठन में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन का कारण हटाने पर जरूरी नहीं है कि प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त किया जा सके। जैसे कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड से पुनः कोयला प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही दूध से दही जमना, बनी हुई सब्जी का खराब होना, लोहे पर जंग लगना, ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं जिनमें फिर से पहले वाला पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे दूध से दही जम गया तो दही से दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब रासायनिक परिवर्तन के क्या क्या गुण हैं, देखिए रासायनिक परिवर्तन से जो पदार्थ बनता है वो रासायनिक गुण और संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है। इससे पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये परिवर्तन स्थायी होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन अस्थायी थे, रासायनिक में परिवर्तन स्थायी होते हैं और इनमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसके बाद देखिए रासायनिक समीकरण क्या है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्र और प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाए तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल बताया, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। ये इन्हें अणुसूत्र या प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया गया। अब देखिए रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण कौन कौन से हैं, किस प्रकार से लिखा जाता है। तो जो बाईं ओर लिखे गए हैं इन्हें अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं, और जो दाईं ओर लिखे गए हैं इन्हें उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। अगर एक से अधिक अभिकारक है तो बीच में प्लस का साइन लगाया जाता है, और दोनों के बीच में अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का साइन लगाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है न ही क्षय होता है, यानी अभिकारक का जितना द्रव्यमान था उत्पाद का भी द्रव्यमान उतना ही होता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। दोनों ओर के अणुओं की संख्या को बढ़ा घटाकर समीकरण को संतुलित किया जा सकता है, जिसे हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड, दोनों ओर के जो अणु हैं इनकी संख्या को घटा बढ़ाकर समीकरण को संतुलित किया जा सकता है। इसे हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। एक एग्जाम्पल से इसे हम समझते हैं। देखिए प्रोपेन है, इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है। अब इस समीकरण को संतुलित करना है तो सबसे पहले आप देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त पहले दूसरे जो परमाणु हैं उन्हें संतुलित किया जाता है। देखिए कार्बन यहाँ 3 है, यहाँ कार्बन 1 है, तो सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं। तो मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ, कार्बन 3 हो गए, कार्बन का काम खत्म। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन 8 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो ऐसी कौन सी संख्या लिखूँ जिससे यहाँ भी हाइड्रोजन 8 हो जाए। तो मैं इसे 4 से गुणा कर देता हूँ। ये 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गए, यानी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ 2 है, इधर ऑक्सीजन गिनते हैं हम, ये 2 है
सामने जो संख्या लिखी होती है उससे उसे गुणा किया जाता है। तो ये 3 दूना 6 ऑक्सीजन है यहाँ। और यहाँ देखिए, यहाँ सामने 4 लिखा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन 4 है, तो 6 और 4 10 हो गए। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, तो ऐसा क्या लिखूँ जिससे यहाँ भी 10 हो जाए, तो मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ, तो 5 दूना 10। इस प्रकार ये समीकरण संतुलित होते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बताने के लिए कोष्टक में उनकी अवस्थाएं लिखते हैं। जैसे ये अभिक्रिया कार्बन ठोस अवस्था में, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, तो इस टाइप से इस समीकरण को लिखा जाता है। अगर अभिकारक और उत्पाद जलीय विलयन में है तो उसे AQ से लिखते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराई जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जलीय माध्यम में है तो इसे AQ कोष्टक में इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। यह रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संचालित होती है, तो इसे इस टाइप से तीर के निशान से प्रदर्शित किया जाता है। अगर रासायनिक अभिक्रिया में जो आवश्यक ताप और दाब है उन्हें तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। जैसे इस रासायनिक अभिक्रिया में 773 केल्विन ताप और 200 एटमॉस्फेयर दाब की आवश्यकता होती है। अगर रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो उसे प्लस के साइन से दर्शाया जाता है। और अगर रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है तो उसे माइनस साइन से दर्शाया जाता है ऊर्जा को। देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल से हम इसे देखते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया प्लस के साइन से दर्शाई गई है, यानी ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ये माइनस के साइन से दर्शाई गई है, यानी ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अगर अभिक्रिया में उत्प्रेरक काम में लिया जा रहा है तो उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। जैसे कोई अभिक्रिया है, ये एथीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराई जाए तो इसमें निकल उत्प्रेरक काम में आता है और एथेन का निर्माण होता है, तो ये अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है। देखिए, निकल उत्प्रेरक काम में आए तो इसे तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। अब समीकरण की विशेषताएं क्या है, किसी भी रासायनिक समीकरण की क्या विशेषता है। क्रियाकारक और अभिकारक के बारे में जानकारी होती है कि कौन क्रियाकारक है, कौन अभिकारक है। यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रियाकारक है और अमोनिया जो है ये अभिकारक है। पदार्थ की भौतिक अवस्था की जानकारी होती है, कौन सा पदार्थ किस अवस्था में है। जैसे नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी गैस है। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ की अवस्था के बारे में पता पड़ता है। इसके अलावा कितना टेम्परेचर आवश्यक है, कितना दाब आवश्यक है, कौन सा उत्प्रेरक आवश्यक है, ये रासायनिक अभिक्रिया से हम पता कर सकते हैं। समीकरण से अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है या ऊष्मा शोषी है ये पता किया जा सकता है। इसके अलावा उत्क्रमणीयता की जानकारी होती है कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय है, ये पता किया जा सकता है। लेकिन रासायनिक समीकरण की कुछ निश्चित सीमाएं हैं। तो क्या सीमाएं हैं? एक तो ये अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं देता है और क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता के बारे में नहीं बताता है। इसके बाद हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है, लेकिन कुल द्रव्यमान जो है अभिक्रिया का वो संरक्षित रहता है। जैसे C+O2 CO2, एक एग्जाम्पल से हम इसे देखते हैं। कार्बन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 6, तो द्रव्यमान होगा इसका 12। ऑक्सीजन 16 होता है, ये 2 नीचे लिखा हुआ है, इससे गुणा कर रहा हूँ मैं। परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन का 16 होता है। ये कार्बन 12 और ये 16, यानी अभिक्रिया से पहले और बाद में कुल द्रव्यमान जो है वो संरक्षित रहता है। अब कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एक ही उत्पाद बनाते हैं, संयुग्मन या योगशील या योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कोयले का दहन। अभी बताई थी मैंने अभिक्रिया C+O2 CO2। यहाँ देखिए, ये 2 अभिकारक आपस में क्रिया कर रहे हैं और उत्पाद का निर्माण हो रहा है। दूसरी है मैग्नीशियम फीते का दहन, ये रासायनिक अभिक्रिया। और थर्ड है एथीन का हाइड्रोजनीकरण, जो अभी मैंने बताई थी आपको। ये एथीन, इसका हाइड्रोजनीकरण निकल उत्प्रेरक काम में लिया था और ये एथेन बनती है। ये तीनों गैस है। तो ये अभिक्रियाएं संयुग्मन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। इसके बाद हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। इसमें अभिकारक के पहले से जो बने हुए बंध है वो टूटते हैं और कुछ नए बंधों का निर्माण होता है।
इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे जब कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में जिंक के टुकड़े डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग लुप्त हो जाता है और कॉपर जो है वो निक्षेपित होने लगता है। यहाँ कॉपर जो है कम क्रियाशील धातु है, इसे जिंक जो अधिक क्रियाशील धातु है उसके द्वारा विस्थापित किया जाता है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। अब तत्वों की क्रियाशीलता को जानने के लिए सक्रियता श्रेणी काम में ली जाती है। तो देखिए सक्रियता श्रेणी क्या है। सक्रियता श्रेणी के द्वारा ये पता पड़ता है कि कौन तत्व अधिक सक्रिय है, कौन सा तत्व कम सक्रिय है। तो देखिए ये है सक्रियता श्रेणी। देखिए सक्रियता श्रेणी में ये अधिक क्रियाशील तत्व ऊपर है और कम क्रियाशील तत्व नीचे है। पोटेशियम, नेट्रियम, सोडियम नाम से भी इसे जाना जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक जिसे जस्ता भी कहते हैं, फेरम यानी लोहा, प्लम्बम लेड या सीसा, हाइड्रोजन कॉपर जिसे तांबा, हाइड्रोक्सिम पारा, अर्जेंटम चांदी या सिल्वर, और ओरम जो है जिसे सोने के नाम से हम जानते हैं। तो ये सक्रियता श्रेणी है। इसमें जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो ऊपर है और न्यून क्रियाशील तत्व नीचे है। इसे हम इस टाइप से भी याद कर सकते हैं। देखिए करीना का मैसेज आइला, जानवर फिर पीबी है, कौन है आगे आओ। इस टाइप से हम सक्रियता श्रेणी को आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं में दोनों अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं। इन रासायनिक अभिक्रियाओं में दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु के समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं और नए यौगिक बनते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से हम इसे समझ सकते हैं। कॉपर सल्फेट की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है। देखिए यहाँ कॉपर और सोडियम ने इससे क्रिया की, तो ये अभिक्रिया द्विविस्थापन का उदाहरण है। एक और एग्जाम्पल से हम इसे समझ सकते हैं। देखिए AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया पोटेशियम क्लोराइड से कराई जाए तो सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। इनमें दोनों अभिकारकों के परमाणु का परस्पर विस्थापन हुआ है। इसके बाद अपघटनीय अभिक्रियाएं या वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक अपघटित होकर या टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए इसके कारण के आधार पर 3 भागों में बांटा है इसे। पहला है विद्युत अपघटन, यानी किसी पदार्थ के अगर जलीय विलयन में या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वो अपघटित हो जाता है। जैसे जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। दूसरा है ऊष्मीय अपघटन। इस प्रकार की अपघटनीय अभिक्रिया में यौगिक को ऊष्मा दी जाए तो छोटे अणुओं में टूट जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाए तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। ये गर्म करने का साइन है। इसके बाद है प्रकाशीय अपघटन। इस प्रकार की अपघटनीय अभिक्रियाओं में यौगिक प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके छोटे छोटे अणुओं में विघटित हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन और ब्रोमीन में विघटित हो जाता है। तो ये अपघटनीय अभिक्रियाएं। इसके बाद देखेंगे हम मंद और तीव्र रासायनिक अभिक्रियाएं। मंद और तीव्र रासायनिक अभिक्रियाएं। मंद रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको पूरा होने में घंटे, दिन या कई साल लग जाते हैं, इन्हें मंद रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, इसका एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना। तो जंग लगने की अभिक्रिया आपको याद होनी चाहिए। देखिए 4Fe + 3O2 + 6H2O, ये जंग लगने की रासायनिक अभिक्रिया है, इसे जंग कहते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया मंद रासायनिक अभिक्रिया है जिसे संपन्न होने में कई साल, कई घंटे, कई दिन लग सकते हैं। दूसरा है तीव्र रासायनिक अभिक्रिया। ये अभिक्रियाएं अभिकारकों को मिलाने पर बहुत तेजी से संपन्न होती है। जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से कराई जाए तो लवण NaCl और जल का निर्माण होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने में 10⁻⁻10 सेकंड से भी कम का वक्त लगता है, जो बहुत तेज रासायनिक अभिक्रिया है। इसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो भी बहुत तीव्र रासायनिक अभिक्रिया है। ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया है। कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराने पर
ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल के अणुओं का निर्माण होता है। ये रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है जो बहुत तीव्र रासायनिक अभिक्रिया है। इन अभिक्रियाओं का अर्धायुकाल 10⁻⁻12 सेकंड होता है। अब अर्धायुकाल क्या है? अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय अर्धायुकाल कहलाता है। हमने आज प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया। ये टॉपिक न केवल कक्षा 10, इसके अलावा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, पटवारी, रीट सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे कंठस्थ कर लें।